हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, हम कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के। अगर ये एक्ट आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्वेश्चन 70 तक लगा लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करना है, राइट। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। हम जिस तरीके से अपने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक अलग अप्रोच नजर आएगी और आपको पता लगेगा कि हम कितना इजीली तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। एक अच्छी कमांड हम डेवलप कर रहे हैं अपने बेयर एक्ट पर, और हम कितने अच्छी तरीके से अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। कोई माइंड में डाउट नहीं है, किसी क्लैरिटी के साथ, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने पूरा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट करा दिया है। उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन भी मैंने कराया था जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिखे थे। अब मैं आपको 100 टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने लास्ट कवर कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। अंडर विच सेक्शन इज पेनल्टी provided for disobedience of requisition and furnishing false information। आदेश की अवहेलना एवं मिथ्या सूचना देने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? बताइए। सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71 और सेक्शन 72। मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट, देखिए, मैं हमेशा अपने पास ना बेयर एक्ट रखती हूँ कि बाई चांस अगर कोई इसमें कोई एरर हो तो हम गलती से भी कोई गलती ना कर बैठे। आपको भी अपने पास हमेशा बेयर एक्ट रखना है। बेयर एक्ट रखने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लगाने बैठ जाते हैं, हमेशा बेयर एक्ट के साथ अपना कनेक्शन को डेवलप करो और धीरे धीरे उसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि बेयर एक्ट इज द की, ठीक है। यही आपका हमेशा काम आने वाला है, कोई भी आप एक्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेक्शन 71। अगर आप सेक्शन 71 देखेंगे तो वो बात करता है पेनल्टी फॉर, सेक्शन 71 जो बात करता है पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ रिक्विजिशन एंड फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने और मिथ्या सूचना इत्यादि देने के कारण शास्ति, ठीक है। तो अब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी तो आपको पेनल्टी मिलेगी। ये सेक्शन 71 इस बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फर्निशिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी इज पनिशेबल अंडर। अब देखिए, ये सेक्शन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्राधिकरण की झूठी सूचना देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ये आपने आंसर देख लिया है। आंसर इसका 71 है, अभी हमने कवर किया था तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, अब जितने भी पेनल्टी वाले क्वेश्चन है ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड इज डेल्ट विद अंडर। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा किस धारा में वर्णित है? सेक्शन 71, 72, 73, 74। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 जेडीए का, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो हम बेयर एक्ट अभी कवर कर रहे हैं, उस एक्ट का जो चैप्टर 11 है वो रिलेटेड है प्रोसिक्यूशन से, सूट से एंड पावर ऑफ पुलिस से, ठीक है। सेक्शन 69 से लेकर 82 तक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सारी पेनल्टीज, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? पेनल्टीज, जो कि आप देखेंगे तो सेक्शन 69 से लेकर सेक्शन 73 तक जा रही है कि पेनल्टीज बताइए कि कहाँ क्या है। उसके बाद कॉग्निजेंस वगैरह के बारे में बात की है। तो एक बात याद रखना, अनऑथराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आपने पहले मेरा लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा, हम पेनल्टी एक जगह और पढ़कर आए थे। पेनल्टी हम एक जगह और पढ़कर आए थे। कौन सा चैप्टर था वो बताइए, और किसके सेक्शन से स्टार्ट हो रहा था? तो देखिए, वो चैप्टर 6 था, चैप्टर 6 था, ठीक है। जो सेक्शन 31 में हमने देखा था पेनल्टी थी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या पेनल्टी थी आपकी? अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रिमूव करा रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था? जेडी के पास पावर थी, वो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को स्टॉप कर सकती है, और अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पर क्या है? पेनल्टी लग सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है,
पेनल्टी की बात हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ी, जो कि सेक्शन 29 से लेके 37B तक था। और अब पेनल्टी हम और पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 में, लेकिन अब ये पेनल्टी किसकी है याद रखना, डेवलपमेंट से रिलेटेड पेनल्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब आप बिना मतलब क्या कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, जो फेंस वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो पेनल्टी है ये सेक्शन 69 से शुरू हो रही है, मतलब चैप्टर 11। देखो मैं इतना क्लैरिटी के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलती से भी कोई क्वेश्चन गलत ना करके आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एक एक चीज मैटर करती है, 0.5 नंबर भी मैटर करते हैं, 0.25 भी। ठीक है, अब देखिए, एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड इज डेल्ट विद। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो सेक्शन 69 में जो पेनल्टी की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, अनऑथराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अनऑथराइज्ड। देखो एक चीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 69 में भी ऑब्स्ट्रक्शन की बात है और सेक्शन 72 में भी ऑब्स्ट्रक्शन की बात है, लेकिन 69 में जनरल बात की गई है अनऑथराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन की, और सेक्शन 72 में पब्लिक लैंड पर आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, अब देखो इसको आपको कैसे याद रखना है, ओ आर, ठीक है, ओ आर एफ, ओ आर एस नहीं। देखो मैंने सेक्शन 31, 32, 33 कैसे कराया था, ओ आर एस नहीं, पी आर एस। ऐसी सेक्शन 69, 70, 71 ओ आर एस नहीं, ओ आर एफ। इस तरीके से याद रखना है। ओ से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, सेक्शन 69 में। ओ से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, सेक्शन 69 में। ठीक है, फिर क्या है, आर, तो सेक्शन 70 आर, आर से क्या रिलेटेड है, रिमूविंग फेंस वगैरह। फिर है एफ, सेक्शन 71। एफ क्या है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। ठीक है, मिथ्या सूचना, ये सब तो ओ आर एफ। और उसके बाद आपको पता है 72 में भी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपको देखो सेक्शन 69, 70, 71 और सेक्शन 69 के सामने लिखना लिंक विद 72 तक आपको याद रहे, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन की बात की गई है। अब आप देखो दोबारा अगर एमसीक्यू करोगे, अब आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो सिंपल सी बात, अंडर विच सेक्शन इज पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर डिसओबीडियंस ऑफ रिक्विजिशन एंड फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब आपके माइंड में आया, फॉल्स इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था ओ आर एफ, सेक्शन 69, 70, 71। आप खुद अपने आंसर तक पहुंच गए, सेक्शन 71 रहेगा ना याद। फिर है फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी, ये कहाँ पनिशेबल है, तो हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 71 में पनिशेबल है। एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड, तो हमने क्या पढ़ा था, ओ आर एफ। सेक्शन 69 में भी ऑब्स्ट्रक्शन थी, लेकिन सेक्शन 72 में भी ऑब्स्ट्रक्शन थी। अब देखो पब्लिक लैंड तो नहीं लिखा, अच्छा पब्लिक लैंड लिखा है तो ये तो सेक्शन 69 के साथ जो हमने लिंक विद किया था सेक्शन 72, ये तो सेक्शन 72 है। ठीक है, देखो पूरे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लेक्चर्स में आपकी जो सीरीज मैंने अपलोड की उसमें करवा चुकी हूँ। अब तो ये ट्रिक्स है कि आपको अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको डील करना है, आपको याद कैसे रखना है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये डील करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 72 ऑफ जेडीए रिलेट्स टू, याद रहेगा, सेक्शन 69 लिंक विद सेक्शन 72। सेक्शन 69 में भी ऑब्स्ट्रक्शन की बात की है, सेक्शन 72 में भी ऑब्स्ट्रक्शन की बात की गई है, लेकिन कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन, सेक्शन 72 एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड। ठीक है, तो ये रहा। देखो अब आप ऐसे बेस्ट आंसर तक पहुंचना चाहिए आपको, ये नहीं कि एक चीज जो बोल दी बस वही। देखो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड नहीं लिखा, कोई बात नहीं, पब्लिक लैंड तो लिखा है और पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज है, एनक्रोचमेंट भी और ऑब्स्ट्रक्शन भी। आंसर है इसका बी। ठीक है, जनरल प्रोविजन क्या है फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कंटेन्ड इन, देखो जैसे मैंने आपको बताया ओ आर एफ ओ, ठीक है, ओ आर एफ ओ, ये इसमें सारी पेनल्टीज तो बताई गई है, लेकिन एक ऐसा जनरल प्रोविजन बता दिया कि अगर कोई भी पेनल्टी नहीं है तो फिर आप इस वाले सेक्शन में आ जाना, वो है सेक्शन 73, क्योंकि 69, 70, 71 और 72 जो हमने लिंक किया था सेक्शन 69 के साथ, ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्या बचा, अब हमारा सिर्फ बचा सेक्शन 73। ठीक है, सेक्शन 73 जो एक जनरल प्रोविजन है पनिशमेंट का। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओ आर एफ ओ जी, ओ आर एफ ओ जी। ठीक है,
ORS नहीं, ORFOG। अब आपको याद रहेगा सेक्शन 69 से लेके सेक्शन 73 तक। रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। O stands for what? Obstruction. R stands for what? Removing fence, etc. F stands for what? False information. फिर अगेन O, ये वाला O कौन सा था? ऑब्स्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड, ORFO, ठीक है। अब उसके बाद क्या मैंने बताया आपको? G बचा, ORFOG। जी क्या हमारा जनरल पनिशमेंट की बात कर रहा है कि अगर कोई पेनल्टी जो है प्रोवाइड नहीं की गई है, कोई भी पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो पहला ऑफेंस करोगे तो 1000 रुपए तक का फाइन, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करोगे तो 250 रुपए से लेकर 5000 तक का फाइन। सेक्शन 73 में ये बात की गई है, जनरल प्रोविजन, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है जनरल प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 72, 73 नहीं, ठीक है, सॉरी सेक्शन 73, क्योंकि सेक्शन 72 में हमने ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा था, याद रहेगा। अब देखो आपको याद हो गया है सेक्शन 69 से लेकर 73 तक इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आप देख पा रहे होंगे ना, मैंने यहाँ पर लिखा है ORFOG, इसी तरीके से आप लिख लो, ठीक है। देखो जितना भी मैंने चीजों को एक्सपीरियंस किया है, जितनी भी चीजें मुझे पता है कि ये बहुत हेल्प करती हैं एग्जाम में, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ही मेरा पर्पस है कि कोई भी स्टूडेंट इस वजह से एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए कि हमारे पास बैच नहीं हम अफोर्ड कर पा रहे थे और कोई भी लेक्चर्स नहीं थे, इसीलिए मैंने सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए JDA-JLO के, और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह है मैं वो भी करा रही हूँ। साथ के साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो टेस्ट सीरीज भी मैंने अवेलेबल कराई है, उसका बहुत नॉमिनल प्राइस है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जितने भी अपने हैंड रिटन नोट्स थे ना, उसका PDF फॉर्मेट बनाकर मैंने स्टूडेंट्स को वो भी अवेलेबल कराया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, और स्टूडेंट्स परचेज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मौका बार बार नहीं आता, तो आपको भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाओ, नोट्स से प्रिपेयर करो, जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं सब लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो सेक्शन 73 तो आपको पता है जनरल रेजिडरी क्लॉज है। अब है सेक्शन 76, विच सेक्शन अप्लाइज वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर। जहां अधिनियम में विशेष दंड का प्रावधान नहीं है, वहां कौन सी धारा लागू होगी? ये हमें पता है, सेक्शन 71 है, 72 है, 73 है, 74। अब मेरे साथ रिपीट करो, सेक्शन 71 में क्या था? तो हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 69 पर, ORF। तो सेक्शन 69 में क्या था हमारा? ऑब्स्ट्रक्शन। सेक्शन 70 में क्या था हमारा? रिमूविंग फेंस। और सेक्शन 71 में क्या हुआ हमारा? फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो 71 हमें याद हो गया। फिर उसके बाद हमने 72 किया था लिंक विद सेक्शन 69, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन की बात है। तो सेक्शन 72 में भी ऑब्स्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट की बात है, कहाँ पे? लेकिन पब्लिक लैंड पर। फिर हमारा क्या था? सेक्शन 73 हमारा जनरल प्रोविजन था, जो कि बताता है कि अगर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट कहीं नहीं दी गई है तो आप हमें सेक्शन 73 में आ जाना। तो ये सेक्शन 73 ORFOG। अब देखिए उसके बाद ऑफेंस बाय कंपनीज आर गवर्न बाय। देखिए अभी तक हमने पढ़ा अगर पर्सन ऑफेंस कर रहे हैं तो इस तरीके से पेनल्टी लग रही है, लायबल हो रहे हैं। सेक्शन 77 ने क्वेश्चन नंबर 77 इस बारे में डील कर रहा है, अगर कंपनी द्वारा अपराध किए गए हैं तो ये कंपनी द्वारा किए गए अपराधों का प्रावधान किस धारा में है, कौन सा सेक्शन है जो ऑफेंस बाय कंपनी से डील करता है? तो देखिए सेक्शन 73 होगा, बताइए। सेक्शन 73 नहीं होगा, सेक्शन 73 नहीं है, इसको आप मार्क कर लेना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 73 किस बारे में बात कर रहा है? जनरल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 74, सेक्शन 75, सेक्शन 76। तो ये जो ऑफेंस बाय कंपनीज है ना, अब बात हो रही है कि कंपनी जो ऑफेंस कर रही है वो किस सेक्शन में बात है इससे रिलेटेड। तो याद रखना ये सेक्शन 74 में बात की गई है, ठीक है। किस में बात की गई है? सेक्शन 74 में बात की गई है। देखो सेक्शन 74 और सेक्शन 75 है ना, दोनों के आगे CC भी लिख सकते हो, क्योंकि सेक्शन 74 में कंपनी है C, और सेक्शन 75 में भी कॉग्निजेंस की बात हुई है, तो CC याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 74 डील्स विद ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनीज
and liabilities of person responsible for their business. So when an offense is committed by a company, liability may extend to, अगर कंपनी द्वारा अपराध किए जाने पर उत्तरदायित्व किस पर हो सकता है? देखो कंपनी तो अगर कंपनी जो है वो ऑफेंस कर रही है, अब क्वेश्चन उठता है कि लायबल किसको ठहराए, ठीक है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बताइए, शेयर होल्डर होंगे ओनली, या पर्सन इन चार्ज ऑफ बिजनेस, या फिर कस्टमर्स ओनली, या फिर ऑडिटर्स ओनली? देखो एक बात आपको मैं बताती हूँ, जैसे ओनली वर्ड होता है ना, इससे ना आप थोड़ा सा वो क्या करो कि ये कुछ ज्यादा ही नैरो नहीं आपके इसको आंसर को कर देता है ओनली वर्ड करके, लेकिन क्योंकि आपको पता है काफी जो लोग थे उसमें उनको लायबल ठहराया जा रहा था, तो फिर आप जाना बेस्ट ऑप्शन पे। बेस्ट ऑप्शन हमें क्या लग रहा है? पर्सन्स इन चार्ज ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, पर्सन इन चार्ज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस इज डेल्ट अंडर विद, जो अपराधों का संज्ञान है ये किस धारा में वर्णित है? तो मैंने आपको भी बताया, सीसी याद रखना है, सेक्शन 74 में कंपनी, जो सेक्शन 75 में व्हाट? कॉग्निजेंस, याद रहेगा, ठीक है, तो सेक्शन 75 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 75, ठीक है। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन 75 रिलेट्स टू व्हाट? धारा 75 किससे संबंधित है? तो वो भी हमें पता है, ये भी कॉग्निजेंस ऑफेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है, आपके माइंड में ये ना रहे कि पता नहीं किस पैटर्न में एग्जाम आ जाए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रहता है ना, हमें पता नहीं होता है, तो हर तरीके से तैयारी हम कर रहे हैं। तो सेक्शन 75 किससे रिलेट करता है? फाइन रियलाइज्ड, लीगल प्रोसीडिंग्स, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और इम्यूनिटी। देखो अब एक बात बताती हूँ, जो ये एमसीक्यूज में ऑप्शंस होते हैं ना, इसमें ऑप्शंस को ना आप ध्यान से देखा करो। जैसे कि खैर ये तो हमें पता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है, लेकिन जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास बेयर एक्ट होगा, आप बेयर एक्ट में ये भी ढूंढो कि इसने फाइनलाइज वर्ड लिखा है, तो ये कहीं किसी सेक्शन में तो नहीं लिखा, तो एग्जैक्टली ये लिखा है, ये सेक्शन 76 में लिखा है, व्हेन रियलाइज टू बी पेड टू अथॉरिटी, जुर्माना वसूल हो जाने पर प्राधिकरण को उसका संदाय किया जाना, तो ये 76 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइन रियलाइज्ड अंडर द एक्ट शैल बी पेड टू, अधिनियम के अंतर्गत जो वसूल किया गया जुर्माना है, अब आप किससे देंगे? जो आप फाइन जो है जुर्माना लगा रहे हैं, अब वो वसूल किया जा रहा है जब, तो अब वो फाइन जाएगा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, या फिर अथॉरिटी के पास जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा? एक सिंपल सी बात बताओ, इस एक्ट का नाम क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जयपुर रीजन की। जयपुर रीजन को क्या करा जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। अब उसके डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी आप फंड रेज कर रहे हैं, या फिर वो चीज छोड़ो, अगर आप अनऑथराइज डेवलपमेंट के लिए किसी को पेनल्टी वगैरह लगा रहे हैं, तो फिर वो पैसा आप कहाँ यूज करेंगे? मतलब वो पैसा आप किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली अथॉरिटी के पास जाएगा। इसका आंसर है सी। तो सेक्शन 76 किससे डील करता है? बताइए, अभी हमने एक क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व किया है, फाइन रियलाइज्ड टू बी पेड टू अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, power of the authority as to legal matters is contained in, ठीक है, विधिक मामलों में प्राधिकरण की शक्ति। बताइए किस सेक्शन में है ये बात? सेक्शन 76, 77, 78 या 79? तो देखिए 76 हम अभी पढ़कर आए हैं, 76 में तो बात हो रही थी फाइन की, ठीक है। सेक्शन 77, 78, 79 तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है सेक्शन 77। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अथॉरिटी के पास साथ साथ लीगल मैटर्स की भी पावर है, अथॉरिटी के पास साथ साथ मतलब 77 में जेडी, देखो अथॉरिटी वर्ड याद मत रखो, क्योंकि अथॉरिटी वर्ड तो आप बहुत सारे बेयर एक्ट्स में अलग मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। पूरी स्टेटमेंट एक साथ बोला करो, जेडीए के पास लीगल मैटर्स की जेडीए के पास लीगल मैटर्स के साथ साथ पावर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा?
77 साथ साथ सेक्शन 77 अथोराइज द अथॉरिटी टू। तो बताइए अभी हमने किया ना, धारा 77 प्राधिकरण को क्या अधिकार देती है, क्या अधिकार दिया गया है अथॉरिटी को, अथॉरिटी को साथ साथ क्या अधिकार दिया गया है, लीगल मैटर्स का अधिकार दिया गया। इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड लीगल प्रोसीडिंग, अथॉरिटी इंस्टीट्यूट भी कर सकती है, सूट को डिफेंड भी कर सकती है, कंपाउंड भी कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है, विड्रॉल भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन विड्रॉल क्या, विड्रॉल के साथ क्या कंडीशन थी, कोर्ट की कंसेंट के साथ, याद रहेगा। तो सेक्शन 77 अथॉराइज अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड लीगल प्रोसीडिंग, अरेस्ट ऑफेंडर्स नहीं हो सकता, लेवी टैक्स नहीं हो सकता, एक्वायर लैंड नहीं, साथ साथ लीगल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ इज प्रोवाइडेड अंडर, सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के लिए प्रतिरक्षा किस धारा में है, साथ साथ में तो लीगल मैटर्स है। अब देखो आपको ऐसे ट्रिक्स रहेंगे ना माइंड में, तो आपको याद रहेगा, साथ साथ लीगल मैटर्स तो ये नहीं हो सकता। 7-8 में आप याद रखेंगे, 7-8 इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है, 7-8 इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से। तो सेक्शन 77 तो नहीं है क्योंकि लीगल मैटर से। सेक्शन 78 किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी टू अथॉरिटी, ठीक है। कोई भी सूट और कोई भी प्रोसिक्यूशन, जेडीए हो गया, कोई भी बोर्ड वगैरह हो गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, आप उनके अगेंस्ट कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी काम लॉफुली और गुड फेथ में किया है तो, ठीक है, और ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया है तो फिर वो इनके जो सारे एक्ट्स होंगे जेडीए के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फंक्शनल बोर्ड के, तो वो उनको क्या है, इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये बात की गई है सेक्शन 78 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इस सेक्शन 78 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल को कर रहा है ओनली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कर रहा है ओनली, या फिर अथॉरिटी एंड इट्स ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ, या फिर पुलिस ओनली। ये ओनली वाला वर्ड तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं होता है, बट ये बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो हम जाएंगे अपने बेस्ट आंसर की तरफ, अथॉरिटी एंड इट्स ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। और यहाँ पे क्या वर्ड बताया है गुड फेथ के लिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है, ड्यू केयर एंड अटेंशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस ऑफ सूट अगेंस्ट अथॉरिटी इज डेल्ट विद अंडर, प्राधिकरण के विरुद्ध वाद से पहले नोटिस का प्रावधान किस धारा में है। देखिए सेक्शन 78 में हमने अभी पढ़ा कि आप अथॉरिटी के खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकते अगर गुड फेथ में काम किया है, लेकिन अथॉरिटी ने गुड फेथ में काम नहीं किया तब तो आप फाइल कर सकते हैं ना सूट अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो फिर आप क्या डायरेक्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके सूट फाइल कर देंगे, नहीं, आपको क्या है, प्राधिकरण के विरुद्ध वाद का नोटिस देना होगा। क्या आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना होगा। तो ये बात कर रहा है कि नोटिस की बात कहां की गई है, तो देखो सिंपल सी बात याद रखना, सेक्शन 78 ने क्या बोला, सेक्शन 78 ने बोला नो सूट, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी दे दी, नो सूट। लेकिन सेक्शन 79 ने क्या बोला, नोटिस। अब सेक्शन 79 में क्या बात हो रही है, नोटिस, ठीक है, तो सेक्शन 79 हो गया इसका। अब देखिए सेक्शन, प्रायर नोटिस बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड अंडर, प्राधिकरण के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले नोटिस किस धारा में देना होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7-9 नोटिस, 7-9 नोटिस, ठीक है, 7-9 नोटिस। और देखो 7-7 लीगल मैटर, 7-7 लीगल मैटर, 7-9 नोटिस, इस तरीके से याद भी कर सकते हैं आप। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड इज प्रोवाइडेड अंडर, अभिलेखों के प्रमाणन की विधि किस धारा में है, अभिलेख के सबूत की वृत्ति, तो बताइए किस सेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि जो जेडीए की सर्टिफाइड कॉपी है उसको एडमिट किया जाएगा एज एविडेंस, ठीक है, जेडीए की सर्टिफाइड कॉपी मतलब उसको एडमिट कर सकते हैं एज एविडेंस। ये क्वेश्चन वही है कि जो मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड इज प्रोवाइडेड अंडर किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन
79 में तो नहीं है क्योंकि 7/9 नोटिस है। तो सेक्शन 80 है इसका आंसर। क्या है? सेक्शन 80। सेक्शन 80, तो सेक्शन 80 किससे रिलेट करता है? पुलिस की पावर, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड, एनक्रोचमेंट या ट्राइब्यूनल। इसका आंसर है बी, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड्स। ये आगे हमारा क्वेश्चन। रेस्ट्रिक्शन ऑन समनिंग सर्वेंट्स ऑफ द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इज कंटेन्ड इन। दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण के कर्मचारियों को तलब करने पर प्रतिबंध किस धारा में है? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या लगाई गई है? रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो जेडीए के सर्वेंट्स हैं आप उनको सम्मन नहीं कर सकते। जो जेडीए के सर्वेंट्स हैं आप उनको सम्मन नहीं कर सकते कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ऐसा किस सेक्शन में कहा गया है? तो सिंपल सी बात है, ऐसा कहा गया है सेक्शन 81 में। लेकिन ये बात की क्यों गई है? ऐसा कहा क्यों गया है कि अगर अथॉरिटी का सर्वेंट है और आप उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कह सकते? रेस्ट्रिक्शन लगाई क्यों गई है? क्यों? अगर कोई अथॉरिटी किसी सूट में पार्टी नहीं है तो फिर आप उस अथॉरिटी के सर्वेंट को सम्मन करके डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं करा सकते। ये सेक्शन 81 में बात की गई है। ये रहा सेक्शन 81 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अभी सेक्शन 81 किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है? नहीं। अननेसेसरी समनिंग ऑफ ऑफिशियल, एनक्रोचमेंट या अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। अननेसेसरी समनिंग ऑफ ऑफिशियल, जो जेडीए के ऑफिसर्स है आप उनको बिना मतलब सम्मन करके नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 81 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर आर कंटेन्ड इन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और देखो हम क्या करते हैं ना, हम जेडीए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमें वो पावर भी, वो चीजें भी देखनी है जिसको देख के हमारे माइंड में ये ना आ जाए कि बीएनएस का क्वेश्चन तो नहीं। क्योंकि आप, मुझे पता है 80% ऑफ द स्टूडेंट वो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये यहाँ तक वो पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, वो सोचते हैं इंपॉर्टेंट चीजें कर लो और बस हो गया। देखो जिस तरीके से मैंने, आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने पूरे कीवर्ड्स लिखे हैं ना यहाँ पर, आप भी इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लो, ये बहुत हेल्प करते हैं। मैंने इसके अंदर इसी तरीके से किया है। ठीक है, पूरा लिख लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जो पुलिस की पावर है वो कहाँ दी गई है? जेडीए में। तो जेडीए में पुलिस की पावर दी गई है 82 में। क्या दी गई है? कहाँ दी गई है? 82 में। अब आ जाइए अंडर सेक्शन 82 पुलिस ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू। धारा 82 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य क्या होता है? अप्रूव करना स्कीम्स को, अथॉरिटी को असिस्ट करना, या प्रिपेयर करना मास्टर प्लान या लेवी चार्जेस। अगर आप अपना माइंड भी अप्लाई करेंगे तो भी आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं इसमें। क्यों? अप्रूव स्कीम को अप्रूव पुलिस थोड़ी ना करेगी, या मास्टर प्लान को थोड़ी ना प्रिपेयर करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अथॉरिटी को असिस्ट कर रही है पुलिस। ठीक है, अथॉरिटी को क्या है? असिस्ट कर रही है पुलिस। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जो हमने ट्रिक्स पढ़ी है क्या वो हमें हेल्प नहीं करेगी? बताइए, जो हमने ट्रिक्स पढ़ी है क्या वो हमें हेल्प नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और यही मेरा पर्पस रहता है कि हर एक चीज को हम कवर कर लें, बार बार इधर से उधर जंप करने की जरूरत ना पड़े। अब आप मेरे साथ अगर रिपीट करेंगे ना तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। देखो ORF OG ये तो आपको पता है। ORF OG एक अलग सेगमेंट है सेक्शन 69 से लेकर 73 तक, तो इसको तो मेरी रिवीजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेक्शन 74 और 75 इन चारों की बात की गई है। तो मेरी बात सुनो, सेक्शन 69 से लेकर 73 तक क्या हमने कीवर्ड्स याद किए थे? ORF OG। ठीक है, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 को हमने कैसे याद किया था? CC। सेक्शन 74 और सेक्शन 75 को हमने कैसे याद किया था? CC। सेक्शन 74 में क्या था? कंपनी। सेक्शन 75 में क्या था? कॉग्निजेंस। अब बताओ ये गलत नहीं लिखा? इसने पहले तो कॉग्निजेंस लिख दिया फिर कंपनी लिख दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर हमने साथ साथ क्या पढ़ा था? साथ साथ लीगल मैटर, साथ साथ लीगल मैटर पढ़ा था, तो ये 7D भी गलत हो गया। अब हमारा क्या बचा? 76 बिल्कुल सही है। फाइन रिलाइज टू बी पेड टू अथॉरिटी। अब बताइए हो रहा है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप? इस तरीके से पढ़ोगे ना, ट्रस्ट में एग्जाम आते आते
अभी एग्जाम के है बचे हैं, काफी टाइम है, अभी पूरे 25 डेज हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो मतलब लास्ट तक आते आते मैं आपकी इतनी सॉलिड प्रिपरेशन करवा दूंगी पूरे लोकल लॉस की। अब मैं माइनर लॉस भी स्टार्ट कर रही हूँ, लिमिटेशन एक्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप अपने मेजर एक्ट पर ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट बोल भी रहे हैं कि मैम आप बीएनएस और बीएनएसएस के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो भी करा दो, बट मुझे लग रहा है कि आप अब अगर मैंने वहां पर डाइवर्ट कर दिया तो ये सब बीच में फिर दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, मतलब कुछ भी 100% अच्छे से हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी पूरा फोकस है कि हम अच्छी तरीके से अपने माइनर लॉज और लोकल लॉज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखे इस तरीके से भी आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन स्पेसिफिकली डील्स विद ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी। अब सिंपल सी बात है, अब तो हम इसको ऐसे ही बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन 74 और 75 पढ़ रखा है। 74 में हमने बात की थी कंपनी की और सेक्शन 75 में हमने बात की थी कॉग्निजेंस की। देख लो क्या आंसर है, सेक्शन 74। सिंपल। गुड फेथ प्रोटेक्शन अंडर द जेडीएस एक्ट अवेलेबल अंडर। अब एक बात बताओ, सेक्शन 74 75 इसमें है नहीं। सेक्शन 77 हमने क्या बात की थी, साथ साथ लीगल मैटर हटा दो, 7-9 नोटिस हटा दो। क्या बचा? सेक्शन 76 और 78। सेक्शन 76 हमें पता था फाइन का, अभी पढ़ के आए। क्या बचा? सेक्शन 78। तो गुड फेथ की जो प्रोटेक्शन है जो जेडीए में मिली है बेसिकली, तो वो किस सेक्शन में है? सेक्शन 78 में। विच सेक्शन इज मोस्ट रिलेवेंट वेयर पर्सन चैलेंजेस द प्रूफ ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। प्राधिकरण के अभिलेखों के प्रमाणन से संबंधित विवाद में कौन सी धारा प्रासंगिक होगी? अब देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग कितनी सॉलिड है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा कि जो हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड जो हम पढ़कर आए वो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है प्राधिकरण के जो अभिलेख है उनके अगर प्रमाणन से संबंधित विवाद में कौन सी धारा रेलेवेंट होगी, कौन सी प्रासंगिक होगी। तो देखिए 7-9 नोटिस है, वो 7-9 नोटिस है तो वो तो नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 80 पढ़ा था जो मोड ऑफ प्रूफ से रिलेटेड था, तो इसका सेक्शन 80 होगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा माइंड अप्लाई करके भी हमें पहुंचना होता है। तो सेक्शन 80। विच सेक्शन इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन समनिंग अथॉरिटी सर्वेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट। जो अथॉरिटी के सर्वेंट्स हैं, मतलब जो अथॉरिटी के सर्वेंट्स, मतलब कोई भी जैसे स्टाफ वगैरह हो गए, ऑफिसर्स वगैरह हो गए, आप उनको सम्मन नहीं करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ठीक है, दस्तावेज हेतु प्राधिकरण के कर्मचारियों को तलब करने पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो 7-9 नोटिस हो गया। 80 प्रूफ की बात करता है। बच्चे दो सेक्शन 81 और 82। 81 हमने पढ़ लिया था, रेस्ट्रिक्शन के बारे में ही बात कर रहा था, और 82 हमारे पुलिस की पावर की बात कर रहा था। तो 82 तो पुलिस पावर हटाओ तो क्या बचा हमारा सेक्शन? इसका ऑप्शन सी, सेक्शन 81 याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, which section empowers police officers to assist in implementation of the act। अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायता हेतु पुलिस अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने वाली कौन सी धारा है? तो आंसर आपने देख लिया 82, और ये हमें पता भी था। अब बताइए, कोई भी परेशानी या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि मतलब ये प्रॉब्लम कर रही है या नहीं आ रही है। जेडी एक्ट की बात कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी हमने जेडी एक्ट ही कवर किया है। ठीक है, टॉप 100 एमसीक्यूज हम जेडीए के लगा चुके हैं। ठीक है, पूरा एक्ट हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। कुछ कुछ ट्रिक्स से हमने सेक्शन पर भी कमांड बनाई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट एक्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फिर से टॉप 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या किया, सेक्शन 82 तक कवर किया है। इसके बाद मैं फिर से टॉप 100 एमसीक्यूज कवर कराऊंगी जो हमारे सेक्शन 83 से स्टार्ट होके जाएंगे सेक्शन 102 तक, टॉप 100 या टॉप 50 जो भी। तो देखिए अब एक बार आप क्या करना है, आपको पूरा बेयर एक्ट जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने सीरीज आपको लेक्चर को अपलोड कर रखा है, एक बार कर लिया है आपने रिवीजन, अच्छी बात है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको मेरे एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो एक कमेंट आप जरूर करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, नॉलेज बांटने से कभी कम नहीं होती है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये एक नया इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट किया है। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।